हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए हिंदी गोधूली भाग 2 का पहला पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उसके संपूर्ण पाठ की व्याख्या करने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरा पाठ पढ़ाने वाला हूं, जो बुक में दिया हुआ है। और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ाते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यहाँ हमने उनका इमेज भी ऐड कर लिया है। आप देख लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कैसे दिखते थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन निकलते हैं, एक लाइन से करीब 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना। आपको माइंड कंसंट्रेट करके मेरी बातों को सुनते हुए चलना है। जो जो हम बता रहे हैं उन सभी बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। 101% हम आपको ये पाठ अच्छे से समझा देंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव और कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपसे वह क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि जो विद्यार्थी पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहेगा उससे कन्फर्म है कि कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए और सभी मेरी बातों को अच्छे से समझते हुए चलिए। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरोत्स के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, वे उस समय के सुपठित जनों में से एक थे। मतलब वे अपने समय के पढ़े लिखे लोगों में से एक माने जाते थे। प्राथमिक शिक्षा जब उन्होंने प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे उच्चतर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पहले न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड भी गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक तथा पूरा वैदिक वांग्मय में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की थी। जो वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय में अनुवाद के जरिए ही पढ़ लिया था। और वे ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की थी। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्मशास्त्र के व्याख्याता बनकर स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की थी। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अपने देश में कुछ समय वकालत भी की थी। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। जो समाज और राजनीति में जो अछूतों के साथ, स्त्रियों और मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा था, उन भेदभाव को मिटाने के लिए, सभी को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अथक संघर्ष किया था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 100% कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक चिंतन के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वे थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। इसीलिए उनकी महती भूमिका का समर्पण के कारण ही आज हम लोग उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिल्ली में इनका निधन हो गया था। निधन का मतलब होता है कि मृत्यु हो गया था। 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पढ़ लेते हैं इनके रचनाओं के बारे में। तो बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण हैं द कास्टर्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेटिस्ट एंड डेवलपमेंट्स, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स,
द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी के सभी बाबा साहेब ने अपनी पुस्तकें लिखी थी और ये उनकी रचनाएं एवं भाषण हैं, ये सभी के सभी इंग्लिश में हैं, जिसको हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी के सभी बाबा साहेब की रचित पुस्तकें, रचनाएं एवं भाषण हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वगैरह नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी में जो उनकी रचनाएं हैं वे भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में बाबा साहेब की वे रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललन सिंह यादव द्वारा किए गए रूपांतरण जाति वेद तथा उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब यह जो पाठ है, यह पाठ उनके रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ललन सिंह यादव जी ने इसको अच्छे से हिंदी में रूपांतरित करके हम लोगों को प्रोवाइड किया। मतलब हम लोग जो ये पाठ को पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका रूपांतरण किसने किया है? तो ललन सिंह यादव ने किया है। और इसके लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। मतलब यह जो भाषण है, यह 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण वह जो सम्मेलन था वह स्थगित हो गया था। मतलब कि जो सम्मेलन था वह रुक गया था और यह पढ़ा नहीं जा सका था। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया था। जो बाबा साहेब जी थे, उन्होंने इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया था। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय व सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकारी प्रकृति पर यहाँ एक सम्राट विविधता और दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह जो आलेख है, यह अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। मतलब कि यह बहुत ही मोटिवेशनल लायक है, यह शिक्षा देने वाली एक आलेख है। तो ये थे लेखक के बारे में आपको क्या पढ़ना था। लेखक के बारे में आपको 2 से 3 चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना है कि वे कहाँ पढ़ने गए थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुई थी, उनकी रचनाएं क्या थी। इन बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो 101% लेखक से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमने आपको लेखक के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया। अब चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो हमारे इस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब इस पाठ को अच्छे से आप समझते हुए चलिएगा। पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको ये पाठ पढ़ने में बहुत ज़्यादा एंजॉय आएगा। यह विडंबना की बात है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब यह विडंबना की बात है कि जो जातिवाद है, इसके पोषकों की कमी नहीं है और कई पोषक तो ऐसे हैं जो इसका समर्थन भी करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए कहा जाता है कि श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा भी तो एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह जो तर्क है, मतलब यह जो बातचीत है, इसके संबंध में पहली बात तो यहाँ आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जैसे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसी के साथ साथ एक श्रमिक विभाजन का भी उन्होंने रूप लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहा जा रहा है इन तर्कों में कि यह जो श्रम विभाजन है, यह सभ्य समाज की आवश्यकता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन यह सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और यह विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।
मतलब कि इस पर सोच विचार करके यह तो कहा जा रहा है कि यह जो जाति प्रथा, यह जो श्रम विभाजन है, यह सभ्य समाज की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और यह विशेषता भी है कि यह श्रमिकों का सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ऊंच नीच से मतलब यह है कि जो भारत का प्रथा है, जो भारत की जाति प्रथा है, इससे लोगों में ऊंच नीच भेदभाव का भाव उत्पन्न होने लगता है कि तुम्हारी जाति ऊंची है, तुम्हारी जाति नीची है। इससे विभाजित वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार होती है, जो कि विश्व के ऐसी जाति प्रथा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। भारत को यह जो जाति प्रथा है, इसकी यही विशेषता सबसे खराब है कि यह जाति प्रथा ऊंच नीच को भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब कि जो जाति प्रथा है, अगर इसको आप श्रम विभाजन मान लेते हैं तो यह विभाजन एक प्रकार का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य का रुचि किसी अन्य काम में हो, लेकिन जाति प्रथा के कारण उसको उसके जाति का काम ही दिया जाए तो यह उसकी रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। जाति प्रथा श्रम विभाजन के आधार पर उसका काम ना बांटा जाए, उसको काम ना दिया जाए, बल्कि वह अपना पेशा और कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना ही दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब कि यह जो जाति प्रथा है, इसका एक सबसे जो दूषित सिद्धांत है, इसका दूषित सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति का प्रशिक्षण तथा उसकी निजी क्षमता को जाने हुए कि उस व्यक्ति में क्या टैलेंट है, वह व्यक्ति कितने स्तर तक पढ़ा हुआ है, इन सभी बातों को बिना जाने हुए दूसरे ही दृष्टिकोण से कि उनके माता पिता का सामाजिक स्तर क्या था, उस सामाजिक स्तर के अनुसार ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही किसी भी मनुष्य के पेशे का निर्धारित कर दिया जाता था कि यह जब मनुष्य का जन्म होगा तो यह क्या काम करेगा। तो उसके पहले से बिना किसी प्रकार के उसके प्रशिक्षण तथा निजी क्षमता को विचार किए ही मनुष्य का गर्भधारण के समय पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि जो इनके पूर्वज काम करते हुए आ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर, वही काम इनको भी करना पड़ेगा। मतलब पैतृक पेशा को इसको करना पड़ेगा। तो हम आपको यह जो पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट सा, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा। बिल्कुल सेम बुक का ही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस हमने आपको बुक के चीज़ को अपने PDF में जनरेट करके टाइपिंग कर लिया है। एकदम इससे भी आपको उतना ही समझ आएगा जितना अच्छा आपके बुक को समझ आता था। तो आगे हम आपको बताते हुए चलते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा है, यह सिर्फ और सिर्फ इसका एक जो दूषित सिद्धांत, इससे पहले हमने आपको बताया कि जाति प्रथा गर्भधारण के समय से ही किसी व्यक्ति के पेशे का निर्धारण कर देती है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि किसी भी मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है कि यह काम तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे थे तो यही काम तुमको भी आगे करते हुए रहने का, जीवन भर तुम्हें यही कार्य करना पड़ेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। मतलब कि मान के चलिए कि वह जो पेशा है, जो उनके समाज में जो उनके पूर्वज कर रहे थे, वह पेशा वह काम अभी अनुपयुक्त हो और अपर्याप्त हो, उस काम का अभी कोई नहीं कर रहा हो, उस काम के कारण वह भूखा ही क्यों ना मर जाए, लेकिन उसे पेशे में बांध ही दिया जाता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब कि जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में निरंतर विकास हो रहा है और कभी कभी जो उसमें अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, तो जो उद्योग धंधों में करने वाले मजदूर हैं, जो उद्योग धंधों में करने वाले लोग हैं, उनको अपनी पेशा बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने के लिए स्वतंत्र न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब कि अगर उसको जाति प्रथा में बांध दिया जाए कि वह अपना पेशा नहीं बदल सकता है, उसके पूर्वज यही काम करते आ रहे थे तो आपको भी यही कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसे में उसको अगर अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए उसके पास भूखे मरने के अलावा क्या चारा ही रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। तो यह जो हिंदू धर्म की जाति है, यह किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब कि जो उनका पूर्वज का पेशा था, जो उनके पूर्वज काम करते हुए आ रहे हैं, उसी काम को उसका करना पड़ेगा। वह किसी अन्य काम को नहीं पकड़ सकता है, अन्य काम को नहीं कर सकता है, भले वह किसी अन्य काम में कितना भी अधिक पारंगत क्यों न हो।
इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कि यह जो पेशा परिवर्तन है, ये इसकी अनुमति न देकर जो जाति प्रथा यह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका अगर हम आपको साधारण उदाहरण बताएं तो साधारण उदाहरण के अनुसार जैसे कि एक जाति प्रथा बढ़ी, तो यह जो बढ़ी जाति है उस शुरू से लकड़ी का काम करते हुए आ रहे हैं। तो यह जो बढ़ी का जो पुत्र होगा उसको पहले से पैतृक पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह भी जीवन भर बढ़ई का ही काम करेगा। लेकिन मान के चलिए कि वह किसी अन्य काम में पारंगत हो, मतलब है किसी बड़े काम करने के योग्य हो, लेकिन ये जो जाति प्रथा, ये जो समाज है उसको बड़े काम नहीं करने देती थी, पहले उसको उस पेशे की अनुमति ही नहीं देती थी, जिससे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जो श्रम विभाजन है, इस श्रम विभाजन की दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं तो यह जो जाति प्रथा है यह गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि यह जाति प्रथा के कारण ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। उसको अपने पैतृक पेशा को ही करना पड़ता है, वह अपने मन के अनुसार किसी अन्य कार्य को नहीं कर सकता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है जितनी कि यह बहुत से लोगों को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावर्त करते हैं। मतलब कि जैसा कि अभी समस्या है कि किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलती है, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न ही इतनी बड़ी समस्या है जितनी कि बहुत सारे लोग को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक करना पड़ता है। मतलब कि वह अपने कार्य को उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता किसी काम को करने में, लेकिन उसको जाति प्रथा के अनुसार, पैतृक पेशा के अनुसार उस कार्य को व्यवस्थापूर्वक करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कि अगर आपको किसी काम में रुचि ही ना हो, आप उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कहे, किसी पेशे के अनुसार आपको बांध दे कि आपको यही काम करना है, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दुर्भावना से ग्रस्त होकर या तो आप टालू काम करेंगे, मतलब उस काम में कुछ गड़बड़ी कर देंगे, और कम काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आप उस काम में अधिक देर तक कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उस कार्य में आपकी रुचि ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मतलब ऐसा कार्य जिस कार्य में ना ही उसका दिल लगता हो ना ही दिमाग लगता हो, तो उस कार्य में वह किसी प्रकार की कुशलता को कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। मतलब इन सभी बातों से एक बात वे अपने भाषण में सिद्ध करना चाहते थे कि यह जो जाति प्रथा है यह एक प्रकार का हानिकारक प्रथा है। मतलब इस जाति प्रथा को नहीं चलने देना चाहिए था, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि यह जो जाति प्रथा है यह मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि है व आत्मविश्वास है, उस आत्मशक्ति को दबा देती है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब लेखक बात करते हुए कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मतलब इतना बात बताने के बाद भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा आपने जाति प्रथा की बहुत सारी बुराइयाँ सुनी। आलोचना का मतलब होता है बुराइयाँ। तो आपने मेरे द्वारा जाति प्रथा की क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन सभी बुराइयों को मुझसे सुना है। लेकिन आप मुझसे यह प्रश्न पूछना जरूर चाहेंगे कि अगर मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मतलब अगर मैं जाति के विरुद्ध हूँ, मैं जाति को नहीं अच्छा मानता हूँ, एक हानिकारक प्रथा मानता हूँ, तो मेरी दृष्टि में जो आदर्श समाज है वह क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। यहाँ भातृत्व होना चाहिए था, पातृत्व हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मेरा उत्तर होगा, मतलब जब आप मुझसे यह प्रश्न करेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मेरा उत्तर यह होगा कि मेरे लिए आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मतलब कि जो भातृत्व है उसमें भाईचारे में किसी को किसी प्रकार की क्या आपत्ति हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सब उनकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध करने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है।
तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में भी वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो वे वही कहना चाहते थे कि सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में जो आबाद संपर्क है उसके अनेक साधनों अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इन सभी बातों से तात्पर्य है कि जो भारत है, इस भारत में भाईचारा इस प्रकार होना चाहिए कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसा कि दूध और पानी आपस में मिल जाता है, उसी प्रकार भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। और यही दूसरा लोकतंत्र का नाम है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम भी है। यह जो लोकतंत्र हमने आपको बताया, यह एक शासन प्रणाली है, लेकिन यह लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ शासन प्रणाली की ही एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम भी है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो इस प्रकार आपका यह पाठ कंप्लीट हो जाता है। इस पाठ में आपने 2-3 बातों को पढ़ा कि सबसे पहले तो लेखक जाति प्रथा की क्या बुराइयां, उन सभी बुराइयों को विस्तार से बताते हुए चले थे, और उनको बुराइयों को बताने के बाद उनकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उन्होंने इस बात को बताया था कि जो जाति प्रथा यह तो रहने दे, अलग बात है, लेकिन सभी लोगों में भाईचारे का वास्तविक मिश्रण दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए था। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का द एंड हो गया। आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझ नहीं पाए तो इसके वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जो आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल सेम वही ऑब्जेक्टिव और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।